सोचो, 13 साल तक तुमने जिस ताकतवर खानदान के लिए जान लड़ा दी, वही लोग तुम्हें पीठ में छुरा घोंप दें, और जब आंख खुलती है तो तुम खुद को उसी खानदान के सबसे छोटे बेटे के शरीर में पाते हो। जिस खानदान ने तुम्हें गोली मारकर खत्म कर दिया था, अब तुम उनके ही घर का हिस्सा हो। इस बार गुलाम बनकर नहीं, बल्कि खून के रिश्ते से। सवाल यह है, क्या तुम उनसे बदला लोगे या उन्हें उनके अपने ही खेल में हरा दोगे? इस कहानी का हीरो वफादार था, चालाक था, उसने सब कुर्बान किया और इनाम मिला एक गोली। मगर मौत उसकी आखिरी मंजिल नहीं थी। किस्मत ने उसे दूसरी जिंदगी दी है, उसी परिवार के बीच जिसने उसे धोखा दिया। भरोसा, वफादारी, परिवार सब नकली निकला, लेकिन अब यह खेल उसके नियमों पर चलेगा। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, यह है ताकत, साजिश और किस्मत से टकराने की कहानी। और यकीन मानो, यहां हर कदम पर जिंदगी और मौत दांव पर लगी है। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जहां पर हमें एक आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। मैं काम करता हूँ सूनियांग कॉरपोरेशन में, जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है, जिसका एनुअल रेवेन्यू 300 ट्रिलियन वॉन है और नेट प्रॉफिट है सिर्फ 30 ट्रिलियन वॉन। ये कंपनी ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हेवी इंडस्ट्री, केमिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और फूड प्रोडक्शन हर जगह राज करती है। मैं जो एक छोटे से गांव का लड़का था जो रूरल कॉलेज में पढ़ा था, जब मुझे सूनियांग जैसे बड़े कॉरपोरेशन में एक्सेप्ट किया गया, मेरे फादर ने पूरी फैमिली को बुलाया और मेरे लिए एक बड़ी दावत रखी। और जब मुझे प्रमोट करके ऑफिस ऑन फ्यूचर स्ट्रेटजी प्लानिंग, जो सूनियांग कॉरपोरेशन का दिल है, वहाँ भेजा गया, मैं इतना खुश था कि लगा मेरा दिल फटकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जल्द ही मुझे रियलिटी समझ आई। मुझे मिला एक क्लीनर का रोल। क्लीनर जो कंपनी के लिए छोटी मोटी चीज़ों से लेकर बड़े और गंदे काम तक सब कुछ करता था, वही था मेरा रोल। पर मैंने हार नहीं मानी। मैं फ्री टाइम में इंग्लिश पढ़ता था, नए बिजनेस प्रपोजल्स एनालाइज करता था। मैं तय कर चुका था कि मैं एक दिन कंपनी का असली एसेट बनूंगा, और मेरी डेडिकेशन ने रंग भी लाई। मुझे पहचाना गया। आज सूनियांग के इस कॉरपोरेट एम्पायर की रॉयल फैमिली तक सब जानते हैं मैं कौन हूँ। साउथ कोरिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स ज्यादातर फैमिली ओन्ड होते हैं। इन्हें चेबोल कहा जाता है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं होते, बल्कि एक पूरा एम्पायर होते हैं, जहां एक ही फैमिली हर बिजनेस पर राज करती है। मैं पहला इंसान हूँ जिसे वो लोग देखते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, खासकर जब उन्हें छोटी से बड़ी कोई इनकन्वीनियंस हैंडल करनी होती है, तो जॉन वॉकर ही वो इंसान है जिसे वो बुलाते हैं। 13 साल हो चुके हैं और मैं शायद इकलौता आउटसाइडर हूँ जो रॉयल फैमिली को अंदर से बाहर तक जानता है। ये दिखाता है कि उन्होंने मुझ पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया है। और अब मुझे देखो, वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि अपना स्लश फंड $700 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में रखा है। जॉन को एक फ्लैशबैक आता है। बॉस, ये लगभग $700 मिलियन है। तुम पूर्वी यूरोप में कुछ दिन लो प्रोफाइल के साथ रहो। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, तुम इसे वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जॉन, सर। बॉस, क्या हुआ? जॉन, क्या ये सच में ठीक है कि इतना ज़्यादा फंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो? बॉस मुस्कुरा के कहता है, बिल्कुल जॉन वॉकर, मैं तुम पर अपनी बीवी से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं ये फंड दे सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जॉन मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सूनियांग की रूलिंग फैमिली का एब्सोल्यूट ट्रस्ट जीत लिया है, और ये सिर्फ एक नई लाइफ की शुरुआत है। एक ट्रस्टेड एडवाइजर के रूप में 2 ऑफिसर्स आते हैं। एक ऑफिसर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर जॉन, आप ज़रूर लंबी फ्लाइट के बाद थक गए होंगे। जॉन घबराहट के साथ, क्या ये लोग ईपी से हैं? एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, नाम सुनते ही समझ जाओ, ये वही लोग हैं जो हाई प्रोफाइल आदमियों के आसपास खड़े होते हैं, और अगर तुम उनके टारगेट के करीब भी गए तो तुम्हें जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा। जॉन ने घबराकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक ऑफिसर बोला, सीईओ ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम तुम्हारी रोज के कामों में असिस्ट कर सकें। जॉन हैरान होकर बोला, मदद? मुझे तो लगा था मेरा यहाँ प्लेसमेंट भी टॉप सीक्रेट रखा गया है, कंपनी के अंदर तक किसी को पता नहीं। तभी जॉन एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनता है, बंदूक चलने की आवाज़। मोटा ऑफिसर बोलता है, सीईओ ने साफ हुक्म दिया है कि हम हर कदम पर तुम्हारे साथ रहें, इसलिए बकवास बंद करो और हमारे साथ चलो। दूसरा ऑफिसर कहता है, चलो निकलते हैं। जॉन अपने मन में सोचता है, ये नहीं हो सकता। क्या तुम लोग मुझे ऐसे धोखा दोगे? 13 साल, पूरे 13 साल मैंने एक वफादार कुत्ते की तरह सूनियांग कॉरपोरेशन की सेवा की, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। अब ये मुझे कचरे की तरह फेंकना चाहते हैं। जिन पर भरोसा किया उन्हीं ने मुझे मारने की साजिश रची। जॉन मोटे ऑफिसर से बोलता है, मुझे 1 मिनट के लिए सीईओ से बात करने दो।
बस 1 मिनट ही काफ़ी है, मोटा ऑफिसर गुस्से में बोलता है। सपना देखना बंद करो, तुम सिर्फ एक छोटे मैनेजर हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। जॉन फिर कहता है, तो तुम लोग उसे फ़ोन करो और कहना कि मैं अपना काम पूरा करने के बाद चुपचाप गायब हो जाऊंगा। मैं साउथ अमेरिका या यूरोप चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। तब एक मस्कुलर बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है, मिस्टर जॉन, बकवास बंद करो। अगर ज्यादा बोला तो तुम्हारे माँ बाप और बीवी का भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हो रहा है। जॉन कांप कर कहता है, मत मेरे माँ बाप? मोटा ऑफिसर बोलता है, उनकी चिंता मत करो, सीईओ तुम्हारे पेरेंट्स को बड़ा कॉम्पेंसेशन देंगे और तुम्हारी बीवी को अमेरिका भेज दिया जाएगा जहां वो आराम से जिंदगी बिता सके। जॉन अपने मन में सोचता है, झूठ, मुझे उनके तरीके पता है, ये मुझे मार देंगे और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएंगे। मेरी फैमिली को कुछ भी फायदा नहीं होगा। मेरी मौत के बाद मुझे बदनाम किया जाएगा, मेरा सर्विस पे भी नहीं मिलेगा और मेरी फैमिली के ऊपर केस करके मेरे सारे एसेट्स जब्त कर लेंगे, जैसे वो हमेशा करते आए हैं। और अब ये झील, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, मेरी कब्र बनने वाली है। जॉन मोटा ऑफिसर से बोलता है, मुझे मरने से पहले एक बात कहनी है। लेकिन वह अपनी बात खत्म भी ना कर पाया कि मोटे ऑफिसर ने उसे गोली मार दी। जॉन अपनी आंखें खोलता है एक 10 साल के लड़के के शरीर में। जॉन अपने मन में, होली, ये वही सपना फिर से। 3 महीने हो गए इस शरीर में उठे हुए, पर अभी भी मैं अपनी पिछली जिंदगी के सपने देखता हूं। एक खूबसूरत औरत उससे पूछती है, क्या हुआ डोजुन, तुम ठीक तो हो ना? डोजुन सोचता है, ये मेरी माँ है, एक राइजिंग एक्ट्रेस जो सिर्फ एक मूवी से स्टारडम तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने शादी के लिए एक्टिंग छोड़ दी, मेरे पिता के लिए जो उनके सबसे बड़े फैन थे। एक लड़का कहता है, तुम तो मुर्दा मछली की तरह हिल रहे थे भाई। माँ फिर से पूछती है, दोजुन, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम बहुत फीके लग रहे हो। दोजुन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। दोजुन की माँ कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मम्मी को लगता है तुम अचानक बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। दोजुन मुस्कुराता है, ओ रियली? मैं समझता हूँ माँ। दोजुन अपने मन में सोचता है, सच कहूँ तो मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना तुम, या शायद उससे भी ज़्यादा। आज है 26 जून 1987, लगभग 30 साल पहले की बात, जब मैं अपनी पिछली जिंदगी में मरा था और 3 महीने हो गए मुझे डोजुन जिन के शरीर में जागे हुए, जो कि सूनियांग कॉरपोरेशन के फाउंडर और सीईओ यांगचोल जिन का सबसे छोटा पोता है। मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं एक 10 साल के लड़के के रूप में, उसी परिवार के सबसे छोटे पोते के रूप में जिसने मेरे कत्ल का हुक्म दिया था, कहीं एक सुनसान जगह पर। यह सब क्या मतलब रखता है और मैं इसे कैसे एक्सेप्ट करूं? अपनी पिछली जिंदगी में मैं सूनियांग का एक आम एम्प्लॉई था, अपनी जी जान लगाकर मेहनत करता था, पर मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह से रॉयल फैमिली से अलग कर दिए गए थे। मतलब ये लोग कभी कंपनी के आसपास भी नहीं आए। जो थोड़ा बहुत सुना था उसके हिसाब से ये सब उनकी शादी की वजह से हुआ था। फाउंडर यांगचोल जिन को अपने छोटे बेटे पर बेहद गुस्सा था क्योंकि उसने एक एक्ट्रेस से शादी कर ली, वो भी सबके डिसएग्रीमेंट के बावजूद। परिवार ने उनकी शादी सिर्फ इसलिए मंजूर की क्योंकि उस वक्त वो एक्ट्रेस मेरे बड़े भाई के साथ प्रेग्नेंट थी, और तब से लेकर आज तक उन्हें सूनियांग के बिजनेस से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। मेरे मन में इन दोनों के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। जब बाकी भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ घटिया टैक्टिक्स यूज कर रहे थे ताकि कॉन्ग्लोमरेट में ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हासिल कर सकें, तब इन दोनों ने, हाँ, मेरे करंट पेरेंट्स ने उस गंदे खेल से दूर हटकर अपनी खुशी का रास्ता चुना। मेरे लिए ये दोनों वाकई ही इज्जत के लायक थे और अब मैं इनका सबसे छोटा बेटा बन गया हूं। क्या ही अजीब किस्मत का खेल है। दोजुन मन में, वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां वापस आऊंगा। 10 एकड़ का प्लॉट, 4 बिल्डिंग्स, 3 फ्लोर ऊपर, 2 नीचे, 50 गाड़ियों की पार्किंग और 415 यार्ड लंबी बाउंड्री वॉल। ये असल में एक पैलेस है। यही वह जगह है जहां यांगचोल जिन रहते हैं, सूनयांग के फाउंडर और सीईओ। मेरी पिछली जिंदगी में यह घर उनके बड़े बेटे योंगी जिन को मिला था जब उनके पिता की मौत हुई थी। यही वह जगह है जहां पर मुझे पहली बार एक्सेप्ट किया गया था सिर्फ घास निकालने के लिए। लोग
आपस में धीरे से। देखो, ये लोग आ गए। हम फिन्हें देखकर तो बस हंसी ही आती है। दोजुन मन में गुस्से से। मुझे पता था यही होगा। ये नफरत भरी नजर मेरी फैमिली को तो हेलो तक नहीं कर रहे। हाँ। सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर। दोजुन के फादर। हम आ गए। जॉन इंट्रोड्यूस करते हुए दोजुन की फैमिली। ये है दोजुन के अंकल और उनकी वाइफ्स और आंटीज और उनके हस्बैंड्स। ये सब बहुत ही ग्रीडी और ओवर एम्बिशियस लोग हैं। अपने बाप की मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि सून्यांग कॉरपोरेट एम्पायर से जितना हो सके शेयर इनहेरिट कर सके एक लेडी फैमिली से। तुम इतने लेट क्यों आए? मुझे ये मत कहना कि तुम अभी भी खुद को कोई सेलिब्रिटी समझते हो। क्या तुम सुपरस्टार हो जो सबको वेट करवाते हो और लास्ट में एंट्री मारते हो? दोजुन अपने मन में, ये कौन है और इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? दोजुन के फादर, सॉरी, हमें लगा सही टाइम पर आना ठीक रहेगा। वही लेडी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अभी भी वही लेजी आदमी हो। दोजुन मन में, रुको, मुझे याद आ गया। ये वही औरत है जिसके नए नए यंग बॉयफ्रेंड्स होते थे हर बार जब मैंने इसे देखा था, जबकि ये लगभग 70 की थी। अब तो ये काफी यंग लग रही है, पर गुस्सा अभी भी वही पुराना टेम्पर है। उफ, उसके लिए जो कुछ मुझे करना पड़ा था वो बहुत ही बुरा था। वही लेडी दोजुन से। अरे क्या तुम हंसे? एक अंकल गुस्से में, तुम्हें ये मजाक लग रहा है बच्चे? सबकी नजर दोजुन पर जाती है। दोजुन स्ट्रेट फेस के साथ, मैं तो हंसा ही नहीं। वही लेडी, मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत। तुम समझते क्या हो अपने आप को? उनकी बात पूरी होने से पहले दोजुन के अंकल तेज आवाज में, बस करो, ये फैमिली गैदरिंग है, तुम क्या कर रही हो? वही लेडी हिचकिचाते हुए, लेकिन ये बच्चा। उसकी बात अधूरी रह जाती है। तभी और ज्यादा तेज शक्तिशाली आवाज गूंजती है, मेरे घर में इतना शोर करने की हिम्मत किसकी हुई? दोजुन अपने मन में, यही है सूनयांग के कॉरपोरेट एम्पायर का असली रूलर। मेरे दादा सूनयांग का एक लेजेंडरी फिगर। उसके अपने बच्चे भी उससे डरते हैं, शायद उससे ज्यादा उसके पैसों और पावर से। वो डरते हैं कि अगर उन्हें शेयर नहीं मिले तो कोई और भाई बहन ले जाएगा। वो डरते हैं अपनी रॉयल स्टेटस खो देने से, और इन सब की वजह है उनका अपना बाप और पावर जो वो होल्ड करता है। यांग चोल जिन आयरन फेस। दोजुन मन में, पहली बार मैं उन्हें देख रहा हूं। दोजुन के पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा आपको देखकर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोजुन मन में, ओह सही, उन्होंने सिर्फ इस शादी को अलाउ किया था क्योंकि मॉम मेरे भाई के साथ प्रेग्नेंट थी। अब समझ आता है सब उनसे इतना डरते क्यों हैं। मिस्टर जिन अपनी आयरन फेस के साथ सीधा दोजुन की आंखों में देखते हैं। दोजुन इन हिज माइंड, इवन मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा है। दादा धीरे धीरे दोजुन के पास आते हैं। पूरा हॉल चुप हो जाता है। मिस्टर जिन, माय गुडनेस, कितना लंबा वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। क्या ग्रैंडडैडी ने तुम्हें नहीं कहा था ज्यादा बार आया करो? मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम नहीं आते। मेरे छोटे लाडले। दोजुन की आंख फटी की फटी रह जाती है। मिस्टर जिन मुस्कान के साथ झुकते हुए, ग्रैंडडैडी के पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है। तुम नहीं जानना चाहते क्या है वो, मेरे लाडले। सब फैमिली मेंबर के चेहरे जम जाते हैं, कुछ शौक में और कुछ गुस्से में। दोजुन मन में, वो व्हाट द हेल, ये सिर्फ मेरे साथ एक्सेसिवली काइंड क्यों हो रहे हैं? एपिसोड की शुरुआत यांग चोल जिन के 66वें जन्मदिन के जश्न से होती है। मिस्टर जिन, चलो अब केक की मोमबत्तियां बुझाते हैं। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है और सब जोर से कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जिन। एक मेहमान मुस्कुराते हुए, वाह क्या शानदार दिन है आज। मिस्टर जिन का बेटा इज्जत से झुकते हुए, जन्मदिन मुबारक हो पिताजी। मैं दुआ करता हूं कि आपको अच्छी सेहत
और ढेर सारी खुशियां मिले। उनके एक पोते ने भी कहा, जन्मदिन मुबारक हो दादाजी। लेकिन उसी भीड़ में दोजुन, उसके पिता और उसका भाई तीनों शांति से खड़े थे, चुपचाप सब देख रहे थे। पार्टी के बीच में किसी की आवाज आई, अरे जरा और खाना ले आओ इस टेबल पर। दोजुन की निगाह अचानक एक तरफ जाती है और जो नज़ारा वो देखता है उससे उसका दिल कांप उठता है। वो उसकी माँ थी जो दूसरों के लिए काम कर रही थी, और उसकी आंटियां उसकी माँ को हुक्म दे रही थी। एक आंटी बोली, सोहन, जरा ठंडे पानी का एक गिलास लाओ, फ्रेश होना है। दूसरी बोली, सोह्यून, ये खाली प्लेट्स हटा दो। और फिर दोनों एक साथ चीख पड़ी, क्या कर रही हो, बस यूं ही खड़ी हो, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। दोजुन की माँ हल्की हंसी के साथ कहती है, ओके। फिर एक आंटी मेहमानों से मुस्कुराकर कहती है, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। दोजुन का दिल अंदर ही अंदर तड़प उठता है। वो अपने मन में सोचता है, ये हरामी लोग खुलेआम मेरी माँ से नौकरों जैसा काम करवा रहे हैं, जबकि यहां 10 से भी ज्यादा नौकर पहले से मौजूद हैं। सीन शिफ्ट होता है 1 महीने पहले, दोजुन की पुरानी यादों में, जहां उसकी माँ उसे प्यार से देखती हुई कहती है, मेरा हैंडसम बेटा। दोजुन दोजुन अब अपने मन में कहता है, मैं आज भी अजीब सा महसूस करता हूं, एक बिल्कुल अलग इंसान की तरह जिंदगी जीते हुए। लेकिन बस माँ के बेशुमार प्यार की वजह से ही मैं इस नए जीवन में इतनी आसानी से ढल पाया हूं। सीन शिफ्ट होता है आज में। आंटियां अभी भी दोजून की माँ को काम के लिए कह रही होती हैं। एक आंटी चिल्लाकर कहती है, सियोह्योन, इतनी सुस्त क्यों बनी हो? अगर काम खत्म हो गया है तो जाकर बर्तन धो लो। दोजून की माँ झुककर कहती हैं, ठीक है। दोजून अपने मन में सोचता है, मुझे सब्र रखना होगा, मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा और हर हाल में अपनी माँ को वो इज्जत दिलाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। दोजून मुड़कर अपने दादाजी की तरफ देखता है और सोचता है, ये लोग मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दादाजी मेरे माँ बाप को तुच्छ समझते हैं। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। मिस्टर जिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या सोचा? तुमने घोड़ा चाहा था ना, तो ग्रैंडडैडी ने तुम्हारे लिए एक घोड़ा ले ही लिया। पसंद आया? दोजून वहां हैरान खड़ा होता है और सोचता है, एक घोड़ा? लगता है दोजून ने पहले दादाजी से कहा होगा कि उसे घोड़ा चाहिए था, इससे पहले कि मैं उसका शरीर ले लेता। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी का बर्ताव मेरे साथ इतना नरम है कि मुझे खुद हैरानी हो रही है। शायद उन्हें थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है कि उन्होंने मेरे पापा को बिजनेस से अलग कर दिया था। ये शादी तो वो आखिरी वक्त तक अपोज करते रहे। अब अगर अपना रुख बदलेंगे तो लोग उन्हें बेवकूफ समझेंगे, इसलिए वो मेरे साथ अच्छे बन रहे हैं। काफी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, कहना पड़ेगा। दोजून अपने मन में, मेरे पास खोने को क्या है, मैं एक बार तो पहले ही मर चुका हूं, तो क्यों ना टेस्ट करूं। दादाजी असल में कितने दयालु बन गए हैं मेरे लिए। दोजून बोलता है, दादाजी। मिस्टर जिन, हाँ? दोजून, मुझे प्लास्टिक वाला घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे एक असली घोड़ा चाहिए। मिस्टर जिन शॉक में, क्या? दोजून आगे कहता है, मुझे वो असली कार पसंद है, ना कि वो टॉय वाली जो वहां पड़ी है। ना ही मुझे वो छोटी बोट चाहिए जो बाथटब में तैरती है। मुझे एक असली वाली बोट चाहिए जो समुंदर में चले। मिस्टर जिन दोजून को देखते हैं। दोजून सोचता है, क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह गया?" मिस्टर जिन पूछते हैं, दोजून, तुम जानते हो रियल का मतलब क्या होता है? दोजून सोचता है, मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक बच्चा क्या जवाब देगा वैसे ही कहना चाहिए। और कहता है, हाँ, जैसे कि वो चीजें जो आप बनाते हो, ग्रैंडपा।
आप असली कार, असली बोट और असली टीवी बनाते हो। मुझे वो चीज़ें पसंद हैं। मिस्टर जिन दोजून के पास आते हैं। दोजून सोचता है, मैं सोच रहा हूँ, दादाजी यानी सुनयांग कॉरपोरेशन के सीईओ कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर? क्या मैं उनका टेस्ट पास कर गया? क्या मैं उनके रॉयल फैमिली का वर्थी मेंबर बन सकता हूँ? मिस्टर जिन, दोजून, अगर तुम्हें असली चीज़ें चाहिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है और हो सकता है उससे भी बुरी चीज़ तुम्हारे साथ हो। पर अगर तुम्हें नकली चीज़ें पसंद हैं तो ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोजून अपने मन में, भाई, मैंने पिछली जिंदगी में ऑलरेडी अपनी जान दांव पर लगा दी थी और उससे भी ज्यादा बर्दाश्त किया था। मिस्टर जिन कहते हैं, चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें असली घोड़ा चाहिए तो एक कंडीशन है, तुम्हें अपने रिपोर्ट कार्ड में स्ट्रेट एज लाने पड़ेंगे। अगले बर्थडे पर मैं तुम्हारे लिए एक असली घोड़ा ले आऊंगा। दोजून अपने मन में, मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, प्रमोशन के लिए खून पसीना एक कर दिया था, और अब ये आदमी कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में स्ट्रेट ए के लाने हैं। ये तो हलवा है यार। मिस्टर जिन, क्या हुआ? इतने अनश्योर क्यों लग रहे हो? दोजून, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बस इस बात का डाउट है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। पर ठीक है, मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड में स्ट्रेट ए के चाहिए, बस यही ना? मिस्टर जिन मुस्कुराते हैं, हाँ, ग्रैंड डैडी इंतजार करेगा तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड का। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। दोजुन गुस्से में अपनी आंटियों की तरफ देखता है और कहता है, मैं सब कुछ एक एक करके बदल दूंगा। तभी एक आदमी आता है और कहता है, हे बच्चों, मेरे पीछे आओ। दादाजी ने बोला है तुम बच्चे लोग जाकर प्ले रूम में खेलो। दोजुन हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है जहां दो ऑफिसर्स उसे गोली मार देते हैं और उसका बॉस कहता है, ऑफ कोर्स इट इज जॉन वॉकर, मैं तुम पर अपनी बीवी से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। दोजुन सोचता है, यही आदमी मेरे कत्ल के पीछे था। मुझे शांत रहना होगा। मैं अब जॉन वॉकर नहीं हूं, मैं दोजुन जिन हूं। सीन शिफ्ट होता है प्ले रूम में। हमने वही घोड़ा देखा जो दोजुन के दादा ने उसको गिफ्ट किया था। दोजुन का कजन कहता है, लुक, एक घोड़ा। वो दोजुन को धक्का देता है, हट जा रास्ते से, मैं पहले जाऊंगा, समझा? दोजुन अपने मन में सोचता है, कितना बदतमीज और बिगड़ा हुआ है ये। उसका भाई कहता है, मुझे लगता है ये ऐसी ही बदतमीजी का आदत डाल चुका है जैसे हमारी फैमिली के बाकी लोगों ने, तो छोड़ो। दोजुन कहता है, सॉरी, लेकिन इस बार मेरा चुप रहने का कोई इरादा नहीं है। वो उस लड़के की तरफ बढ़ता है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको तमीज सिखाता हूं और साथ ही अपने एंटरप्रेन्योर दादाजी पे एक जबरदस्त इंप्रेशन भी छोड़ता हूं। दोजुन ने अपने कजन गैंगजुन से कहा, ये घोड़ा मेरा है। गैंगजुन बोला, क्या? दोजुन ने कहा, उतर इस घोड़े से, ये मेरा है। गैंगजुन बोला, तो क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बाकी बच्चे दोजुन को देख के हंस रहे थे। आहा हा, इस बच्चे को देखो। दोजुन ने घोड़े को जोर से किक मारी। गैंगजुन का भाई चिल्लाया, मैं मॉम और डैड को बुलाने जा रहा हूं। दोजुन ने शांति से कहा, अम्मा, इसका पैर नीचे फंस गया लगता है। फिर दोजुन ने सीरियस चेहरा बना के कहा, दोबारा कभी मेरी चीजों को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, समझा? गैंगजुन की मां चिल्लाते हुए आई, गैंगजुन, गैंगजुन, ओ ओ माय गॉडनेस, क्या तुम ठीक हो? दोजुन की आंटी आयन हैरान होकर देखती रह गई। गैंगजुन की मां रो रही थी। दोजुन अपने मन में, हम, मेरी मां को देखो, कितनी हैरान लग रही है। थोड़ा तो बुरा लग रहा है मुझे। वही अभी आगे का सोच ही रहा होता है कि गैंगजुन की मां दोजुन को थप्पड़ मार के चिल्लाई,
तुमने मेरे बेटे के साथ ये किया? क्या तुम पागल हो गए हो? फिर वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जब वो फिर से थप्पड़ मारने जा रही होती है, तब दोजुन की माँ बीच में आके दोजुन को टाइटली गले लगा लेती है। गैंगजुन की माँ चिल्लाती है, हट जा रास्ते से। सोहयोन कहती है, माफ कीजिए। गैंगजुन की माँ गुस्से में बोलती है, तुम। तभी एक जोरदार आवाज आती है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये मिस्टर जिन थे। गैंगजुन की माँ घबराकर, मिस्टर जिन, मिस्टर जिन, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अभी भी घर के बाहर के मेहमान यहाँ हैं? तमाशा बंद करो और तुरंत गैंगजुन को हॉस्पिटल ले जाओ। थोड़ा रुक कर। सब लोग चले जाओ, सिर्फ दोजुन यहीं रुकेगा। दोजुन अपनी माँ से, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ माँ। मिस्टर जिन गुस्से में, क्या तुमने सच में ये सब किया? दोजुन, हाँ। मिस्टर जिन तीखी नजर से, क्यों? अपने कजन के साथ इतना खतरनाक काम क्यों किया? दोजुन, क्योंकि वो घोड़ा मेरा था, आपने मुझे गिफ्ट दिया था ग्रैंडपा। दोजुन के दादाजी हैरान होकर, क्या? दोजुन साफ तौर पर, लेकिन गैंगजुन ने मुझे धक्का दिया और बिना पूछे उस पर हक जमाने लगा। मैं बहुत गुस्सा हो गया और मैंने सोचा उसे बर्बाद कर दूं। मुझे ज्यादा बेहतर लगता है उसे खत्म करना, बजाय किसी और के हाथ लगने के। मिस्टर जिन शौक में, तो तुम चाहते थे कोई तुमसे उसे छीन न ले? दोजुन, हाँ। दोजुन अपने मन में सोचता है, अब देखते हैं वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। दादाजी मुस्कुराते हैं। दोजुन मन में सोचता है, मुझे पता था, मुझे पता था कि यांग चोल जिन अपने पोतों से ऐसे ही एटीट्यूड की उम्मीद रखता है। एक ऐसा एटीट्यूड जो 1 इंच जमीन भी सरेंडर करने से मना कर दे। जैसे किसी सम्राट का राजा अपने दुश्मनों को हर बैटलफील्ड पर हराता है। ये वो क्वालिटी है जो एक किंग के पास होनी चाहिए, हर जंग, हर मैदान जीतने के लिए। मिस्टर जिन, मुझे पता है तुम्हारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उसे चोट लगी है, इसलिए तुम्हें उसके लिए सजा मिलेगी, समझे? दोजुन, हाँ। दादाजी कमांडिंग टोन में, मेरे साथ आओ। दोजुन एक डेविलिश स्माइल देता है। सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिस में। दोजुन हैरानी में, ये तो सोयनयांग के मेन बिल्डिंग के 27वें फ्लोर पे जो सीईओ का ऑफिस है। ऑफिशियली तो वही यांगचोल जिनका काम करने का जगह है, लेकिन असल में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी के लिए, वो यहाँ होते हैं इस जगह में। ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीधे परिवार से हैं या फिर एफिलेट कंपनियों के प्रेसिडेंट्स। और इसका मतलब है सिर्फ वही यहाँ आ सकते हैं जो अपनी वर्थ प्रूव करते हैं। मैं तो एक नौकर की तरह सूनयांग फैमिली के लिए मेहनत करता रहा और इस हवेली में हजारों बार आया, लेकिन कभी भी यांगचोल जिनके स्टडी रूम के आसपास भी नहीं जा सका। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ अपने नए जिस्म की वजह से। एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर जिन के स्टडी रूम से। वहां दोजुन सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। योंगजुन, जो सबसे बड़े अंकल का सबसे बड़ा बेटा है, मेरे पिताजी की जगह बैठे हुए हैं और वो सिर्फ 20 साल का है। क्या इसका मतलब है कि अंकल योंगी के बाद यही अगला वारिस होगा? मिस्टर जिन कंपनी के मेंबर्स से कहते हैं, ऑलराइट एवरीवन, बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? एक कंपनी प्रेसिडेंट बोलता है, आप जानते हैं वो कितना जिद्दी और अपने फैसलों पर अडिग है। उसका टर्म खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपने आप पोजीशन छोड़ देगा। मुझे लगता है वो एकदम स्ट्रांग स्टांस लेगा। मिस्टर जिन, स्ट्रांग स्टांस, इसका मतलब समझाओ। प्रेसिडेंट जवाब देता है, ऑपोजिशन को फोर्स से दबाना, टू बी प्रिसाइज। मिस्टर जिन, हम मुझे लगा वो पहले ही ऑपोजिशन को दबाता रहा है, तो तुम कह रहे हो कि वो मिलिट्री फोर्स तक इस्तेमाल कर सकता है? प्रेसिडेंट, जी सर। मिस्टर जिन, मिलिट्री, हम्म। दोजुन सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? टर्म खत्म होना,
सप्रेशन और मिलिट्री, ये बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं लगता, बल्कि पॉलिटिक्स जैसा लग रहा है। फिर एक और प्रेसिडेंट बोलता है, हमें दूसरे पॉसिबिलिटी पे भी सोचना चाहिए। पूरे देश से 1 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हो गए हैं। अगर वो मिलिट्री डिप्लॉय करता है तो ये नंबर 2 मिलियन तक पहुंच सकता है। दक्षिण कोरिया के इतिहास में डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं जिन्होंने रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी प्रेशर डाला है। तो तुम कह रहे हो कि लोग डरेंगे नहीं? प्रेसिडेंट, उनका गुस्सा आग की तरह है जो हर गुजरती सेकंड के साथ बढ़ रहा है। मर रही आग शायद शक्ति से डरे, लेकिन इस वक्त मिलिट्री तैनात करना बस आग में तेल डालने जैसा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये जानता है। मिस्टर जिन, गुस्से में, तो तुम सजेस्ट क्या कर रहे हो? बस वेट करें जब तक एडमिनिस्ट्रेशन खुद एब्डिकेट करे? क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि अगला प्रेसिडेंट अपोजिशन पार्टी से होगा? प्रेसिडेंट, डरते हुए, देयर इज चांस। मिस्टर जिन, टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए, ऑफ कोर्स चांस है, और उतनी ही चांस है कि ऐसा ना हो। तुम बस ऑब्वियस बात कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि टाइम वेस्ट करें ऐसी बातों पर जो मेंशन करने लायक भी नहीं? प्रेसिडेंट, मैं माफी चाहता हूं सर। मिस्टर जिन, चांट करते हुए, वाइस चेयरमैन, बताओ हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? वाइस चेयरमैन, याई यस सर। मिस्टर जिन, ऑरा के साथ, बताओ कौन है वो? सब चुप। 2 जून, अपने मन में, ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे फंसाया था और मेरा मर्डर का ऑर्डर भी दिया था। वाइस चेयरमैन, मुझे नहीं लगता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से एब्डिकेट करेगा, और एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर भी है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को पावर में आए 7 साल हो गए हैं और छोटे बड़े अनेक प्रोटेस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट बस थोड़ा बड़ा है यूजुअल से, बस इतना ही। दूसरे मेंबर्स, नर्वसली, मुझे लगता है वो सही कह रहा है सर। सब, आई अग्री। हम 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 2 जून, मन में, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट सिर्फ 3 दिन में ऑफिशियली एब्डिकेट करने वाला है। ब्लू हाउस के पास अब तक कोई प्लान होगा कि वो क्या करने वाले हैं। और सुनयांग कॉरपोरेशन जो सबसे पावरफुल कॉन्ग्लोमरेट है, उन्हें कुछ भी पता नहीं। ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेजिडेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है। 2 जून बोला, क्या 80 के दशक में कॉर्पोरेशन ऐसे ही चलती थी? चीज, मुझे पता है पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसके आगे झुकना है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कुछ ऐसे इनसाइट्स सुनने को मिलेंगे जो आम एम्प्लॉयज कभी डिस्कस नहीं करते, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स कैसे बिजनेस को फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजाइजेस करते हैं और प्रिडिक्शन बनाते हैं कि दुनिया में कैसे चेंजेस आने वाले हैं, सूनर और लेटर। मिस्टर जिन बोले, बस अब सब डिसमिस, अपने कान खुले रखो और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहो। 2 जून, अपने मन में, पूरी मीटिंग बस ये डिसाइड करने के लिए थी कि कौन से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के आगे चापलूसी करनी है। मिस्टर जिन बोले, तुम अब उठ सकते हो। 2 जून बोला, मेरे पैरों में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा क्योंकि मैं इतनी देर से घुटने टेक के बैठा था। मिस्टर जिन बोले, मुझे तुम पर गर्व है 2 जून। 2 जून, हाँ। मिस्टर जिन, तुम इतनी देर तक घुटने टेक कर बैठे रहे, लेकिन एक बार भी तुमने अपना चेहरा नहीं बिगाड़ा या जरा भी हिले नहीं। बड़े से बड़ा आदमी भी थोड़ा तो हिलडुल जाता है डिस्कम्फर्ट में, लेकिन तुम नहीं हुए। 2 जून बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला इतना टाइम कैसे बीत गया क्योंकि मैं सब सुन रहा था। पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? मिस्टर जिन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है अगर तुम्हें बुरा ना लगे 2 जून। तुम अचानक से अलग क्यों बिहेव कर रहे हो? 2 जून, अपने मन में, लगता है पुराना 2 जून अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कभी इतना आउटस्पोकन नहीं होता था, प्रेशर और दूसरों की कॉन्डिसेंडिंग नजर की वजह से। 2 जून बोला, क्योंकि अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिस्टर जिन, क्या? 2 जून, मैं अब तक छोड़ता आ रहा था क्योंकि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सह नहीं सकता। 2 जून, अपने मन में, अब प्रिटेंड करने का वक्त है।
कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। काश मैं अब थोड़े आंसू गिरा पाता। दोजुन का दादा उसे गले लगाता है और बोलता है, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोजुन अपने मन में, क्या इसका गिल्टी कॉन्शियंस अपने पोते के लिए जाग रहा है? ठीक है, अब मेरी चांस है जेन्युइन सरप्राइजेस देने का। दोजुन बोला, क्यों ना आप तीनों से दोस्ती कर लें? मिस्टर जिन शॉक में, क्या कह रहे हो दोजुन? तीनों से? कौन? दोजुन, मैंने ओवरहियर किया था जब मैं बैठा हुआ था नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में। क्या प्रेसिडेंट देश का सबसे पावरफुल आदमी नहीं होता? अगर आपको नहीं पता कौन अगला प्रेसिडेंट बनेगा तो क्यों ना तीनों कैंडिडेट से दोस्ती कर लें। आखिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट होने का मतलब है कि उसके पास काफी पावर है। क्या यह पॉसिबल है? मिस्टर जिन मुस्कुराते हैं। क्यों इम्पॉसिबल होगा? दोस्तों का होना दुश्मनों से ज्यादा अच्छा होता है। मिस्टर जिन हंस के बोलते हैं। हा 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 हा। दोजुन मुस्कुराता है। मुझे लगता है आज के लिए यहीं रुकता हूं। मिस्टर जिन, दोजुन, क्या तुम बाहर जा सकते हो? ग्रैंडपा को कुछ काम है। और योंगजुन को कहना मैं उससे बात करना चाहता हूं। दोजुन, ओके। और फिर वो बाहर चला जाता है। जब दोजुन निकल गया, मिस्टर जिन ने फोन उठाया और बोले, तीनों को आज से पीछे से सपोर्ट करो। फोन के दूसरी तरफ से आदमी ने पूछा, तीनों कैंडिडेट्स को? मिस्टर जिन, हाँ, तीनों को वीआईपी स्टेटस दो और उन्हें कहना कि मैं चाहता हूं वो शांति से मसले सुलझाएं। आदमी, समझ गया सर। मिस्टर जिन ने फोन रखा, मुस्कुराए और बोले, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी अकलमंद बात एक 10 साल के बच्चे से सुनूंगा। इतने में योंगजुन आ गया। आपने बुलाया था सर? मिस्टर जिन, योंगजुन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, अपने दादा के तौर पर। योंगजुन, ओह, बिल्कुल दादाजी। मिस्टर जिन, मुझे पता है तुमने आज बस सुना और अपनी राय नहीं दी। तुम क्या सोचते हो? योंगजुन, ओह वेल। मिस्टर जिन, मैं तुमसे सुनयांग के सीईओ के तौर पर नहीं, बस दादा के तौर पर पूछ रहा हूं। खुलकर बताओ। योंगजुन घबराकर, मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्ट इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट पुलिस और थोड़ी मिलिट्री फोर्स लगाता है तो ये आसानी से दबा दिया जाएगा। मिस्टर जिन, तो मतलब करंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना रूल कंटिन्यू करेगा? योंगजुन, हाँ सर। इसलिए जो करंट प्रेसिडेंट का दोस्त है और नेचुरल हेयर है प्रेसिडेंसी का, वो वक्त के साथ नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा। मिस्टर जिन, समझ गया। तो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा करके उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। योंगजुन, हाँ हाँ। मिस्टर जिन, सही। योंगजुन चुप हो गया, थोड़ा घबराया। मिस्टर जिन, सोचते हुए, मैं तो बस उसकी पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा था। ये तो मुर्गी की तरह डर रहा है और मुझे दोजून याद आता है। मिस्टर जिन, बस, मैं सुन चुका हूं, जा सकते हो। मिस्टर जिन कुर्सी पर पीछे झुककर, क्यों सबसे छोटा? योंगजुन दरवाजा बंद करता है। दोजुन उसे देख रहा होता है। मिस्टर जिन, काश ये सबसे बड़ा पोता होता। दोजुन की मां अपने पति से पूछती है, पापा ने तुमसे क्या बात की? दोजुन के पापा जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारे बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। मां हैरान होकर, हूं, ससुर जी ने ये कहा? फिर पापा दोजुन को बुलाते हैं। दोजुन कहता है, जी पापा, आज दादा के घर जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे काम की सजा मिल चुकी है। दोजुन, सॉरी पापा। कोई बात नहीं, बस तुम्हें पता हो कि तुम गलत थे। वैसे दादाजी कह रहे थे कि तुम दोनों प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाई करो। सांगजुन, भाई, हैरानी में, प्राइवेट ट्यूटर? पापा, सांगजुन, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें जरूरी नहीं है। और तुम? दोजुन, दोजुन, मुझे प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत नहीं। शायद मैं अपने टीचर को ही पढ़ाने लग जाऊं, लेकिन क्योंकि ये दादाजी की इच्छा है, मैं कर लूंगा। पापा, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। दोजुन, ठीक है, मैं सीखना चाहता हूं। पापा, ओके, तो मैं अरेंजमेंट कर देता हूं। सांगजुन पास आकर कहता है। दोजुन,
आज बहुत अच्छा काम किया। दोजुन। क्या? सांगजुन। उस कमीने गांगजुन को रुलाने के लिए। दोजुन मुस्कुराता है। शायद उसका भी उस बेवकूफ से बस हो गया था। जून 29, 1987। एक स्टेट ऑफिशियल कहता है, डियर गुड सिटीजन्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऐसे मुश्किल टाइम में जब कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स जनरेशन से चलते आ रहे हैं, करंट प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रेसिडेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोज चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद साउथ कोरिया में प्रेसिडेंटल टर्म 5 साल का डी-डे होता है और इसका मतलब है एक नई रेस प्रेसिडेंसी के लिए शुरू होने वाली है। दोजुन सोचता है, मैं सोच रहा हूं अब मेरे ग्रैंडफादर का अगला कदम क्या होगा। दोजुन घर आता है। एक नौकर कहता है, दोजुन, आपके दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं। दोजुन, इतनी जल्दी? जब वह गेट पर खड़ा था, अंदर से आवाज आई, तुमने अभी क्या कहा? दोजुन की मां, न मैंने कभी सून्यांग के शेयर लेने की लालच की है, न ही दोजुन के पिताजी ने, और आगे भी कभी नहीं करेंगे। मिस्टर जिन, क्या? मां, हम समझते हैं कि आप चाहते हैं कि दोजुन को सही एजुकेशन मिले और वह बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो, लेकिन उसकी उम्र अभी बस 10 साल है। मैं चाहती हूं कि यह फैसला वह खुद करे जब बड़ा हो। मिस्टर जिन, शायद तुम्हें समझ नहीं आया। सून्यांग के शेयर देने का असली मतलब है तुम्हें फिर से अपने फैमिली में एक्सेप्ट करना। क्या तुम सचमुच यह आखिरी अपॉर्चुनिटी खोना चाहती हो? मां, मैं माफी चाहती हूं, बस चाहते हैं कि हमारा बेटा अपना फ्यूचर खुद चुने। मिस्टर जिन गुस्से में, ओ। दोजुन पीछे से, दादाजी। मिस्टर जिन पिघलते हुए, अरे मेरे छोटे पोते, स्कूल कैसा था? दोजुन सोचता है, ये ओल्ड मैन वाकई मजबूत है, और मां जो कभी दादाजी के खिलाफ नहीं गई, आज मेरी वजह से उन्हें मना कर दिया। मैं सचमुच इमोशनल हो गया। दोजुन, दादाजी आप गुस्से में थे? दादाजी, हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तुम्हारे दादा की आवाज बस थोड़ी ऊंची है और कुछ नहीं। मां, दोजुन, दादा गुस्से में नहीं थे, हम तो बस डिस्कशन कर रहे थे। दोजुन मन ही मन, डिस्कशन? मैं सब सुन चुका हूं, क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? दोजुन, आपको मेरी वजह से बहस करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहूंगा, जैसे मां ने कहा। दोजुन मन ही मन मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, ये लो, जो लोहे का चेहरा हमेशा सबको काबू में रखता था, आज अपने ही पोते से ठुकरा दिया गया। कमाल है। दोजुन ऊंची आवाज में, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक बड़े कॉरपोरेशन का सीईओ बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह, दादाजी। मिस्टर जिन खुशी से, वाह, खून अपनी पहचान दिखाता है। कभी कभी महान गुण एक पीढ़ी छोड़कर अगली में आते हैं। बिल्कुल। मां हैरान रह जाती हैं। मिस्टर जिन, अब क्या कहती हो? अब तुम मना नहीं कर सकती। देखा, खुद दोजुन कह रहा है कि वह एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। मां घबराकर, मैं आपको एक कप और चाय लाकर देती हूं सर। मिस्टर जिन, ठीक है, मगर इस बार उसे दोजुन के कमरे में ले आना। मैं अपने पोते से अकेले में बात करना चाहता हूं। दोजुन सोचता है, ये क्या? मां रो रही थी क्या? क्या इसलिए क्योंकि दादाजी ने उन्हें मेरी लड़की कहा, जैसे वे अपनी दूसरी बहुओं को बुलाते हैं? नाम से तो कभी पुकारते ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के रूम में। ग्रैंडफादर, दोजुन, याद है तुमने कुछ दिन पहले क्या कहा था? दोजुन, नहीं। ग्रैंडफादर, तुम्हें याद है 3 दोस्त के बारे में? दोजुन, 3 पावरफुल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर, हाँ, वही। तुमने उनके बारे में क्या कहा था? दोजुन स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स मुझे याद है। वैसे भी आपका आज यहां आने का असली मकसद वही तो है ना? ग्रैंडफादर, मैंने तीनों को गिफ्ट्स भेजे हैं ताकि उनसे दोस्ती कर सकूं, जैसे तुमने सजेस्ट किया था। दोजुन, ओह, समझ गया। दोजुन अपने मन में, वाओ, उन्होंने तीनों को ब्राइब भी कर दिया। इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग
ग्रैंडफादर तो काफ़ी इम्पेशेंट निकले ग्रैंडफादर, लेकिन चीज़ें लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जा रही। आज से तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं रहे। सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वाले मिल गए हैं और वो पहली स्थिति वाले को हराना चाहते हैं। इस वजह से मैं एडवांटेज में हूं, क्योंकि मुझे अब सिर्फ एक साइड चूज करनी है। दोजुन, ग्रैंडफादर, आप 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हो ना? ग्रैंडफादर, हाँ। तुम सोचो जैसे तुम्हारे क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स खड़े हो। दोजुन, अगर सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस मिल जाए तो क्या इसका मतलब है एक तो प्रेसिडेंट बनेगा और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट? ग्रैंडफादर, हल्की हंसी के साथ, नहीं, देश में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ही नहीं होता, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। दोजुन, अरे तो फिर थर्ड प्लेस वाले सेकंड प्लेस वाले की हेल्प क्यों करेंगे? आखिर एंड में एक ही प्रेसिडेंट बनेगा और दूसरे के हाथ कुछ नहीं आएगा। मिस्टर जिन, तो तुम कह रहे हो वो टीम अप नहीं करेंगे? दोजुन, मुझे नहीं लगता कि थर्ड प्लेस वाला सेकंड प्लेस की सच में मदद करेगा, क्योंकि उसके पास खुद जीतने का चांस है। हाँ, शायद 10वें या 20वें पोजीशन वाला किसी एक को सपोर्ट करे, लेकिन तीसरी पोजीशन कभी नहीं। उसके पास खुद एम्बिशंस हैं। ग्रैंडफादर शॉक में, आई सी, तो सच में वो कभी साथ नहीं आएंगे? ये बात तो समझ में आई। दोजुन अपने मन में, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से जानता हूं कि वो कभी टीम अप नहीं करेंगे, चाहे दुनिया काफी समय तक ऐसा ही सोचे। मुझे फ्यूचर डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस एक न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव देना है और थोड़ा डाउट क्रिएट करना है। ग्रैंडफादर तो वैसे भी इतने स्मार्ट हैं कि छोटे हिंट से पूरा गेम समझ जाते हैं। मिस्टर जिन अपने मन में, सुनियांग के टॉप मैनेजमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स में से कोई भी अभी तक उनके एक होने पे डाउट नहीं कर रहा। सिर्फ दोजुन ही कह रहा है कि ये दोनों कभी यूनाइट नहीं होंगे। हो सकता है लोग सोचें कि ये सिर्फ एक बच्चे की बात है जो पॉलिटिक्स नहीं समझता, लेकिन उसने इंसान की ग्रीड और एम्बिशन को एक्यूरेटली समझ लिया है। जो वो कह रहा है बिल्कुल भी अब्सर्ड नहीं लगता। ग्रैंडफादर पिघलते हुए, तुम वाकई बहुत स्मार्ट बॉय हो मेरे ग्रैंडसन। सीन शिफ्ट होता है कार के अंदर। दोजुन सोच रहा था उसने अपने करंट पेरेंट्स से क्या कहा था। दोजुन, मैं डांगजिन जाना चाहता हूं। डांगजिन साउथ कोरिया का एक शहर जो पेनिनसुला के वेस्टर्न कोस्ट पे है, और ये देश का इकलौता जगह है जो नॉर्थ समुद्र का सामना करता है। माता पिता हैरान होकर, लेकिन क्यों? दोजुन, टेक्स्ट बुक में लिखा है कि साउथ कोरिया में सिर्फ डंगजिन ही नॉर्थ समुद्र फेस करता है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। दोजुन अपने मन में, यह असली वजह नहीं है, मुझे कुछ कंफर्म करना है अपने असली खुद के बारे में। मुझे चेक करना है जॉन वॉकर के बारे में। सीन शिफ्ट होता है एक स्टोर के सामने। दोजुन एक्साइटमेंट और घबराहट में, यही है मेरे असली पेरेंट्स का स्टोर। अब मैं क्या बोलूं उनसे? अगर गलती से मदर या फादर कह दिया तो? आंखों में आंसू भरकर, मां पिता दोनों जिंदा हैं और दोनों ठीक हैं। प्रीवियस लाइफ मदर स्टोर के बाहर आती है। हेलो किड, तुम ठीक हो? प्रीवियस लाइफ फादर, अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मदर, यहां एक बच्चा हमारे स्टोर के सामने रो रहा है। फादर, रियली बेटा क्या तुम खो गए हो? दोजुन जल्दी से, नहीं मैं एक्चुअली सोच रहा था ये मेरे दोस्त का घर है। फादर, तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? दोजुन, जॉन। क्या जॉन यहां रहता है? फादर सोचकर, जॉन, मुझे ऐसा कोई बच्चा याद नहीं। मदर, शायद ह्योंजी से पूछे, उसके फ्रेंड्स में कोई जॉन होगा। दोजुन मन में शॉक्ड, ह्योंजी? रुको, नो वे। ह्योंजी कौन है? मदर, ह्योंजी हमारी बेटी है। दोजुन मन में, व्हाट? मेरी प्रीवियस लाइफ में तो कोई सिस्टर या सिबलिंग जिसका नाम ह्योंजी हो कभी था ही नहीं, और ये दोनों जॉन को जानते भी नहीं। मतलब जॉन वॉकर नाम का बंदा शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। टेबल पर एक अखबार रखा था
जिसमें नए चुने गए प्रेसिडेंट की फोटो लगी थी। मिस्टर जिन अखबार देखते हुए, दोजुन बिल्कुल सही था। जब पिछली सरकार ने कुछ महीने पहले इस्तीफा दिया था, तब सभी बड़े कॉरपोरेशन ने एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवारों को सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। लेकिन मुझे दोजुन की बात सही लगी और मैंने ऑपोजिट पार्टी को एक बड़ा मौका दे दिया। दोजुन की राय ने हमारी कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया। सीन बदलता है दोजुन के घर। दोजुन भी वही अखबार पढ़ रहा होता है। दोजुन अपने मन में, ये मेरी पिछली जिंदगी से अलग नहीं है, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हो सकता, क्योंकि जॉन वॉकर की जगह इस जिंदगी में मेरे पुराने माता पिता के घर एक बेटी पैदा हुई है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें फ्यूचर में बदल सकती हैं। शायद मेरे दादाजी का मेरे और मेरे परिवार के लिए रवैया बदलना फ्यूचर बदलने की शुरुआत है। अगर फ्यूचर बदल गया तो मेरा सबसे बड़ा हथियार भी बेकार हो सकता है। मुझे 20 साल का होने से पहले सुनयांग कॉरपोरेशन को ओवरटेक करने का सही तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि दादाजी सिर्फ 10 साल बाद बीमार पड़ जाएंगे और अपनी मौत का इंतजार करेंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हासिल करने हैं, चाहे मेरे नाम पर हो या मेरे पिता के नाम पर। तभी मैं अपने अंकल योंगी जिन के साथ सिंहासन की दौड़ में मुकाबला कर पाऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे वो ट्रैजिक कार एक्सीडेंट रोकना होगा जिसमें मेरी पिछली ज़िंदगी में 20वें जन्मदिन से पहले दोजुन जिन की मौत हो गई थी। जब मैं जॉन वॉकर था और जिन परिवार की मेस को ठीक कर रहा था, तब मेरी अपनी फैमिली में और मेरे माता पिता सब एक बड़े कार एक्सीडेंट में मर गए थे। मैंने उस वक्त इस फैमिली पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये फैमिली पहले ही रॉयल फैमिली से अलग कर दी गई थी। इसलिए मुझे उस हादसे की डिटेल्स भी याद नहीं है। लेकिन मुझे अपनी तय मौत रोकनी होगी और अगर मुमकिन हो दादाजी की जिंदगी लंबी करनी होगी। शायद उससे फ्यूचर बदल जाए। दोजुन की माँ आवाज देती है, दोजुन तुम्हें चलना चाहिए। दोजुन ठीक है। दोजुन मन में, चाहे जितना भी सोचूं, मुझे इन उलझे सवालों का जवाब नहीं मिलता। अभी मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, अपने काम और उनके नतीजों को हर दिन देखना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। सीन शिफ्ट होता है सुनयांग होटल में। मिस्टर जिन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा मेरे लाडले। दोजुन दौड़कर दादाजी के पास जाता है। दोजुन मन में सोचते हुए, धत, मुझे कभी भी इस मासूम बच्चे का नाटक करने की आदत नहीं होगी, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकता। मिस्टर जिन, ठीक है, बैठ जाओ। दोजुन अपने मन में, सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं? लगता है दादाजी सिर्फ मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। और सच कहूं तो इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद वो और भी ज्यादा खुश हो गए हैं। दोजुन, दादाजी आप आज बहुत खुश लग रहे हो। मिस्टर जिन को एक फ्लैशबैक आता है। प्रेसिडेंट, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा मिस्टर जिन, बहुत शुक्रिया। मिस्टर जिन, मैं खुश हूं क्योंकि अपने पोते के साथ समय बिता रहा हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई खास खाना या कोई अच्छा खिलौना? दोजुन, ओह, क्या आपको मेरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में पता चल गया? मिस्टर जिन, रिपोर्ट कार्ड? दोजुन मन में, लगता है वो वादा भूल गए, लेकिन अब वो मुझे कुछ भी देंगे, क्योंकि मेरी सलाह पर दांव लगाकर उन्होंने जीत हासिल की। सुनयांग अब अगले 5 साल और भी मजबूत पोजीशन में होगी। दोजुन, मुझे सीधे एज मिले हैं और एग्जाम में 100% नंबर। मैं क्लास में अकेला था जिसका एक भी सवाल गलत नहीं हुआ। मिस्टर जिन हंसकर, वाह, ये तो कमाल है, लेकिन माफ करना, आज हम घोड़ा खरीदने नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें देर हो चुकी है। दोजुन मन में, मुझे कोई घोड़ा नहीं चाहिए, मैं तो बस बहाना बना रहा हूं ताकि मुझे कुछ और कीमती चीज मिले। दोजुन, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे घुड़सवारी करना नहीं आता, विंटर वेकेशन में सीख लूंगा, तब आप मेरे लिए एक हॉर्स खरीद लेना। दादाजी, अगर आपने मुझे रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं बुलाया तो किस लिए बुलाया है? ग्रैंडफादर, तुम्हारी मदद से दोजुन, सुनयांग और भी बड़ी हो गई है और अब मैं भी पहले से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। दोजुन, वाह, मतलब आप मुझे घोड़े से भी बड़ा गिफ्ट दे सकते हो। मिस्टर जिन, बिल्कुल, देखते हैं मैं तुम्हें घोड़े की जगह और क्या दे सकता हूं। दोजुन, दादाजी, अगर आप मुझे घोड़ा दोगे तो वो जेजू आइलैंड वाले रैंच में रहेगा ना? लेकिन मैं रोज तो जेजू नहीं जा सकता। साउथ कोरिया की साउथ कोस्ट पर एक आइलैंड है जिसको जेजू आइलैंड बोलते हैं। मिस्टर जिन, सही कहा, तो अब क्या करें? चलो खाना खत्म होने तक सोचते हैं। दोजुन, पहले आप खाइए दादाजी। कोरिया में बड़ों को पहला निवाला देना एक आम रवाज है। मिस्टर जिन, शायद मुझे तुम्हारे लिए यहीं पास में एक नया रैंच बनाना पड़े। दोजुन अपने मन में,
यही तो सुनना चाहता था मैं, मिस्टर जिन। हाँ, मैं तुम्हें एक नया रैंच गिफ्ट करूंगा। तुम जब चाहे वहां जा सकते हो। दोजुन एक्साइटेड होकर, वाह, थैंक यू सो मच ग्रैंडपा। मिस्टर जिन, हाँ 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 हाँ, इतने एक्साइटेड। दोजुन मन में, ये तो बस शुरुआत है। दोजुन, ग्रैंडपा, रैंच कहाँ होगा? ग्रैंडपा, सियोल के उत्तर में वोंडांग नाम की जगह है, वहां एक बड़ा रैंच है, वही मैं तुम्हें दे दूंगा। दोजुन मन में, नहीं, ये वो जगह नहीं जो मुझे चाहिए। ग्रैंडफादर, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? दोजुन, नहीं, पसंद तो है, लेकिन मैं गंगनमम में रहता हूँ और वोंडांग थोड़ा दूर है। मिस्टर जिन विथ लाफ, हाँ 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 हाँ, तुम कितने चूजी हो दोजुन, लेकिन गंगनम के आस पास कोई रैंच नहीं है। दोजुन, आप बना सकते हो दादाजी, आप बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। मिस्टर जिन हंसते हुए, हाँ 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 हाँ, तुम्हें पता है सून्यांग की 48 कंपनियों में से 19 मैंने खुद बनाई हैं, बाकी मैंने खरीदी थी। और मैं मानता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को शुरुआत से खुद क्रिएट करना चाहिए। दोजुन इन हिज माइंड, मैंने तो बस एक रेंच मांगा था, ये बात को कहाँ ले गए? दादाजी, लेकिन मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया नया रैंच बनाने का। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पहली शुरुआत एक असली मालिक की तरह करो। ये तुम्हारी एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग होगी। मिस्टर जिन आवाज लगाकर, कोई है बाहर? सियोल और ग्योंगी प्रोविंस का नक्शा लाओ। ग्योंगी एक प्रोविंस जो सियोल के पास है। वन एम्प्लॉई, जी सर। दोजुन एक्साइटेड होकर, सियोल और ग्योंगी का नक्शा। एक एम्प्लॉई मैप ले आता है। मिस्टर जिन मैप देखते हैं और बोलते हैं, चलो देखते हैं दोजुन, तुम्हारी नजर कितनी तेज है, बताओ तुम अपना रांच कहां बनाना चाहते हो? दोजुन सोचता है, आखिरकार मैं तो पूरे देश में मल्टीपल रांच बनाना चाहता हूं। अगर मैं आज ये जमीन ले लूं तो अगले 10 या 20 सालों में इसका वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। ये सूनियांग के शेयर्स की लड़ाई में मेरे लिए एक सॉलिड फाउंडेशन होगा। मिस्टर जिन कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम सेंट्रल सोल या फिर ग्योंगी के डेवलप्ड एरियाज नहीं चुन सकते, वहां रांच बनाना अलाउड नहीं है। दोजुन एक जगह पॉइंट करता है, ये जगह। मिस्टर जिन, हूं, ये तुम्हारे घर से थोड़ी दूर नहीं है। दोजुन, ऐसा है क्या? मिस्टर जिन एम्प्लॉई से कहते हैं, चेक करो इस एरिया में लैंड अवेलेबल है या नहीं, मुझे एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए। एम्प्लॉई, यस सर। मिस्टर जिन, चलो अब खाना शुरू करते हैं। फिर मिस्टर जिन दोजुन से पूछते हैं, वैसे स्कूल कैसा चल रहा है दोजुन? क्या तुमने कोई दोस्त बनाई है? दोजुन, हूं, ओह हाँ, बहुत सारे। दोजुन अपने मन में सोचता है, झूठ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं 40 साल की सोच वाला बंदा हूं, बच्चों से दोस्ती कैसे करूं? तभी एम्प्लॉई डिटेल्स लेकर वापस आता है, सर ये एरिया मोस्टली अनडेवलप्ड ग्रीन जोन है और लिमिटेड डेवलपमेंट जोन के अंदर आता है। यहाँ के गांव वाले क्यूकम्बर और मेलन की खेती करते हैं। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज में गरीब लोग रहते हैं, इसलिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट का चांस फिलहाल बहुत कम है। मिस्टर जिन, अच्छा, इसका मतलब यहाँ रांच बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 40 एकड़ या उससे ज़्यादा लैंड अवेलेबल है या नहीं, सर्च करो। एम्प्लॉई, एज योर विश सर। मिस्टर जिन दोजुन को देखकर कहते हैं, दोजुन, ये जो जमीन तुमने चुनी है अभी के लिए तो सिर्फ मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा है, मैं अपनी एज में इसे बाय करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोजुन, क्यों? दादा, क्योंकि इसके वैल्यू को राइज होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, शायद मैं जिंदा न रहूं तब तक। लेकिन तुम अलग हो, तुम जवान हो, तुम 20 या 30 साल बाद का फ्यूचर देख पाओगे। तुम्हारे लिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दोजुन, समझ गया ग्रैंडफादर, मैं याद रखूंगा। दोजुन अपने मन में, 20 या 30 साल? बिल्कुल नहीं, मुझे इतना वेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लैंड सिर्फ 2 साल में बुंडांग बनने वाली है। बुंडांग को इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को सस्ते घर मिल सकें और सारा दबाव सिर्फ बड़े शहरों पर न पड़े। आज
यह दक्षिण कोरिया के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक है। और अब मेरे पास है 40 एकड़ की हाईली प्राइज्ड लैंड इन बुंदांग। एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर जिन के स्टडी रूम से। मिस्टर जिन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं जोंगनो को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन में। जोंगनो योल साउथ कोरिया का एक प्रोविंस है। मिस्टर चोई, जो मिस्टर जिन के दामाद हैं, कहते हैं हाँ सर। मिस्टर जिन की बेटी बोलती है ये सिर्फ पहली कोशिश है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हमारे परिवार का कोई इतने बड़े जिले को रिप्रेजेंट करे तो कंपनी को पॉलिटिकल फायदा होगा। मिस्टर जिन जवाब देते हैं, जोंगनो का रिप्रेजेंटेटिव पहले से ही मेरा वफादार है, मुझे उससे और क्या मिलेगा। तुम सुवोन के रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन लड़ो। सुवोन ग्योंगी प्रोविंस का कैपिटल है, जो प्रोविंस सियोल को चारों तरफ से घेरे हुए है। सुवोन में तुम आसानी से जीत जाओगे बिना एक पैसा खर्च किए, क्योंकि सुनयांग के ज्यादातर प्लांट्स और सब्सिडियरीज वहीं पर हैं। मिस्टर जिन की बेटी, फफादर, क्या आप कह रहे हो कि आप उनके लिए पैसा खर्च करना भी नहीं चाहते। मिस्टर जिन, ये तो मिस्टर चोई थे जिन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल बनने का रास्ता छोड़ दिया, जबकि मैंने उनके लिए कांग्रेस रन करने का रास्ता भी बना दिया था। मिस्टर चोई, आई एम सॉरी सर। मिस्टर जिन की बेटी गुस्से में, लेकिन आप जानते हो ना, वो कोई सड़क छाप इंसान नहीं है। वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सबसे सक्सेसफुल लॉयर्स और जजेस पैदा करती है। वो तो बिना हमारी मदद के भी कहीं भी जीत जाएंगे, और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें रिक्रूट करने के लिए तरस रही हैं। मिस्टर जिन मुस्कान के साथ, लॉयर्स और जजेस की फैमिली। मैं ही था जिसने मिस्टर चोई के फादर को चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया अपनी पावर और पैसों से, और मैं ही था जिसने मिस्टर चोई को सीनियर प्रोसिक्यूटर्स बनाया। और क्या तुम जानना चाहती हो क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो सूनायांग कॉरपोरेशन का वफादार कुत्ता बनकर हमेशा हमारी सेवा करे। मिस्टर जिन बोलते हैं। मिस्टर चोई जवाब देते हैं, हाँ साहब। मिस्टर जिन, लालच मत करो और अपनी बेकार एम्बिशंस को फेंक दो। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, जो कुछ मैं दे रहा हूँ उसे खुशी से एक्सेप्ट करो, और ये पैगाम अपने फैमिली को भी दे दो। अगर तुम अपनी औकात से ज़्यादा चाहने लगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर चोई डरते हुए, मैं समझ गया सर। मिस्टर चोई अपने मन में, सिर्फ एक फ़ोन कॉल मेरे फादर इन लॉ का काफ़ी है। मेरा सभी रिश्तेदार जो प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी में है, सबको गांव भेजने के लिए। मिस्टर जिन अपनी बेटी सियोयुन से, सियोयुन, तुमने मेरी एडवाइस के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ अपने डिपार्टमेंट स्टोर के साथ खुश रहो। सियोयुन मन में, क्या उन्होंने मेरी स्कीम्स देख ली? मैं अपने हस्बैंड को कांग्रेसमैन बनाकर पॉलिटिकल फुटहोल्ड लेना चाहती थी, और उनके इन्फ्लुएंस से सुन्यांग कॉरपोरेशन के वारिस बनने की रेस में आगे निकलना चाहती थी। सियोयुन बोलती है, आई एम सो सॉरी फादर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जिन, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो और उसमें अपना बेस्ट दो। अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट स्टोर का रेवेन्यू जरा भी गिरा तो मुझे तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। सियोयुन, ओके। सीन शिफ्ट होता है। दोजुन स्टडी रूम के बाहर पीना कोलादा पीते हुए मिस्टर जिन से मिलने का वेट कर रहा होता है। दोजुन सोचता है, लगता है मिस्टर चोई और उनकी वाइफ को फिर से लालच के लिए डांटा गया है। सच कहूं तो सियोयुन को फ्रस्ट्रेशन होती होगी, क्योंकि उसके भाई कंपनी के सक्सेसर बनने के लिए ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। मैं उसके सेंटिमेंट समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे इनसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मिस्टर जिन बाहर आते हैं। मिस्टर जिन, ओ मेरे लाडले, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। डोजून, इट्स ओके, मैं वैसे भी एक बुक पढ़ रहा था। मिस्टर जिन, ओह रियली, ये बहुत अच्छी आदत है। हमेशा एक किताब अपने पास रखा करो। दोजुन, हाँ, मैं हमेशा अपने पास एक बुक रखता हूँ। मिस्टर जिन, ये लो। दोजुन, ये क्या है? मिस्टर जिन, तुम्हारी मांगी हुई जमीन का टाइटल टोटल 65 एकड़ है। दोजुन मन में, वाह, ये तो पहले बताए गए 40 एकड़ से 25 एकड़ ज्यादा हो गया। दोजुन, लेकिन आपने कहा था कि आप 40 एकड़ खरीदेंगे। मिस्टर जिन हंसकर, तुम्हें एग्जैक्ट नंबर याद है? इम्प्रेसिव। हाँ हाँ। दोजुन मन में, ऑफ कोर्स, नंबर्स एक्यूरेटली याद रखना ही तो बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे बेसिक क्वालिटी है। मिस्टर जिन, वो जमीन अलग अलग लोगों के पास थी। 40 एकड़ के आसपास एक अच्छा चंक मिलना मुश्किल था, इसलिए टोटल 65 हो गया। दोजुन मन में, समझ गया, इसलिए 25 एकड़ ज्यादा हो गया। 40 एकड़ 2-3 साल बाद ये अराउंड $11 मिलियन में बिक जाएगा। मिस्टर जिन, आर यू दैट हैप्पी? दोजुन, आई एम। दोजुन मन में, और खुश क्यों नहीं होऊंगा? 1100 स्क्वायर फीट का लग्जरी अपार्टमेंट यूनिट सिर्फ $55,161 में बिकता है। मेरे पास अब 200 से भी ज्यादा फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसा है। दोजुन, थैंक यू ग्रैंडपा। मिस्टर जिन, यूर वेलकम। दोजुन मन में, फू फू फू, इतनी अफेक्शन दिखाना कुछ भी नहीं है।
कंपेयर टू $11 मिलियन वर्थ का गिफ्ट जो आपने मुझे दिया है। सीन शिफ्ट होता है 1988 में। नौवां संशोधन लागू होता है और सीधे चुनाव के जरिए चुने गए प्रेसिडेंट अपना पद संभालते हैं। नए प्रेसिडेंट ने 7.7 डिक्लेरेशन दिया, जिसमें दो कोरियंस के बीच पोटेंशियल मिलाप और यूएस के साथ डिप्लोमेसी में सुधार पर जोर दिया गया। 7 जुलाई 1988 को साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने एक डिक्लेरेशन किया था। 1972 के बाद पहली बार 38 साल में नेशनल असेंबली ने एडमिनिस्ट्रेशन की जांच की, जिसमें इस दफा ऑपोजिशन पार्टी के ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इस दौरान कोरियन इकॉनमी तो ग्रोथ करती रही, लेकिन करेंसी एक्सचेंज रेट गिरकर 601 पर अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। सोल में आबादी के बूम की वजह से हाउसिंग कॉस्ट तेजी से ऊपर चली गई। सरकार ने समझ लिया कि वो रियल एस्टेट प्राइसेस को रोक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने 2 मिलियन एडिशनल हाउसिंग यूनिट्स बनाने का प्लान अनाउंस किया, सनबोन, जुगडोंग और प्योंगचॉन जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर भी हाउसिंग कॉस्ट 1989 तक लगातार स्काई रॉकेट करती रही। आखिरकार सरकार ने नए प्लान्ड कम्युनिटीज के लोकेशंस डिसाइड किए। बुंदांग और इल्सान ग्योंगी प्रोविंस में सेलेक्ट किए गए। अगर याद हो, बुंदांग वही जगह है जहां दोजून के पास 65 एकड़ जमीन है। मिस्टर जिन, अनबिलीवेबल। हाकजाई ली, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, क्या मैं पूछ सकता हूं ये क्या है सर? मिस्टर जिन हंसकर, हा 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 हा, क्या तुम्हें याद है मैंने कुछ वक्त पहले अपने पोते डोजुन के लिए एक रैंच बनाया था? हाकचाई ली, यस सर। मिस्टर जिन, यही वही जगह है? हाकचाई ली, हैरान होकर, क्या वो वही जगह नहीं है जहां वे प्लान्ड कम्युनिटी बनाने वाले हैं? मिस्टर जिन, बिल्कुल। दोजुन का इन्वेस्टमेंट 1 साल में ही 100 गुना प्रॉफिट ले आया। सिर्फ 1 साल में? क्या तुम और भी हैरान होने वाली बात सुनना चाहते हो? मैं तो असल में यहाँ लैंड खरीदने के खिलाफ था, लेकिन उसने मेरी बात के अगेंस्ट जिद करके ये पीस ऑफ लैंड खरीदा, और देखो क्या हो गया। हाँ, मिस्टर जिन मुस्कान के साथ हकजेली की तरफ देखते हैं। मिस्टर जिन, अगर दोजून एक अच्छा बिजनेसमैन निकला तो उस पर नजर रखना, समझे? अगर मैं कुछ कंपनीज उसे इनहेरिटेंस के तौर पर अलग करके दे दूं, तो मेरे अपने बच्चे उसे छीनने की कोशिश करेंगे। इंश्योर करना कि ऐसा कभी ना हो। हाकजाइली, एज यू विश सर। मिस्टर जिन एक प्यारी सी मुस्कान देते हैं। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के घर। दोजुन चुपचाप हंसते हुए, फू 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 फू। दोजुन अपने मन में, मेरे अकाउंट में अब $10 मिलियन हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 49 एकड़ बेचे हैं और बाकी जमीन को अभी होल्ड करने का फैसला किया है जब तक प्राइस और ऊपर न चली जाए। मेरे पास कैश और एसेट्स मिलाकर 14 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। दोजुन को फ्लैशबैक आता है जब मिस्टर जिन ने कहा था, ये पैसे तुमने बनाए हैं, तो जो चाहो करो इनसे। दोजुन अपना मुंह ढककर हंसते हुए, के, ये तो उस 73 करोड़ 7 लाख डॉलर के बराबर है जो मेरी पिछली जिंदगी में थे। उस वक्त दोजुन के पेरेंट्स दरवाजा नॉक करते हैं। पेरेंट्स, दोजुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? दोजुन, श्योर। सब एक साथ बैठ जाते हैं। मॉम, तुम इस पैसे का क्या करने वाले हो? दोजुन, मैंने ग्रैंडफादर से कहा है कि मैं इसे बैंक में रखने वाला हूं। मॉम, थोड़ा शक से, रियली? दोजुन अपने मन में, मैं तो बस कह रहा हूं क्योंकि उन्हें टेंशन होगी कि मेरे जैसे छोटे से बच्चे के पास इतना पैसा है। सच्चाई यह है कि मैं इसे बैंक में बिल्कुल नहीं रखने वाला। माँ, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? दोजुन, नॉट रियली। आप मुझे वैसे भी सब कुछ दिलाते ही हैं जो मुझे चाहिए होता है। दोजुन पेरेंट्स से पूछता है, आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आप इस पैसे का क्या करना चाहते हो? दोजुन अपने मन में, हूं, ये लोग इतने सरप्राइज क्यों हो गए? दोजुन के फादर खड़े होते हैं और बिना कुछ कहे बाहर चले जाते हैं। दोजुन बस देखता रहता है और सोचता है कि मुझसे क्या गलती हो गई। मॉम दोजुन का हाथ सॉफ्टली पकड़ के कहती है, दोजुन, मुझे लगता है डैड तुम्हारे जवाब से थोड़ा सरप्राइज हो गए। हम इस पर बाद में दोबारा बात करेंगे। दोजुन, ओके। मॉम अपने हस्बैंड के पास बाहर चली जाती हैं।
दोजन अपने मन में, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? सोहन, दोजन की माँ, अपने हस्बैंड के पास आती हैं और कहती हैं, यू नो, दोजन ने ये सब जेन्युइनली अच्छी नीयत से कहा था, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। दोजन के फादर अपनी वाइफ सोहयन से कहते हैं, बात ये नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ या अपसेट हूँ, मैं तो असल में एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूँ। सच बोलूँ तो जब दोजुन ने मुझसे वो सवाल पूछा था, एक पल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। मुझे लगा शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन सोचो, एक फादर अपने ही बेटे के पैसे पर नज़र रखता, जो उसने अपनी समझदारी से इन्वेस्ट करके बनाए। मैं अभी खुद से ही डिस्गस्टेड हूँ। सेओयन मुस्कान के साथ कहती हैं, सच कहूँ तो इतनी बड़ी रकम के लिए मैं भी तुमसे अलग नहीं हूँ। इतने पैसे से तुम, मैं, संगजुन और दोजुन सब एक फॉरेन कंट्री में इमिग्रेट करके आराम से खुश रह सकते हैं। यही मेरा पहला ख्याल था। उस वक्त दोजुन स्टाइलिश पोज में दरवाजे के पीछे खड़ा सब बातें सुन रहा होता है। दोजुन मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, वो दोनों कितने लविंग पेरेंट्स हैं, फैमिली के बाकी लोगों से कितने अलग। एपिसोड की शुरुआत होती है दोजुन के घर से। दोजुन कहता है, आई एम सॉरी फादर। दोजुन के फादर पूछते हैं, किस बात के लिए? मैं नाराज रो या अपसेट नहीं था, बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था, बस इतना ही। वैसे तुम उस पैसों का क्या करना चाहते हो? दोजुन कहता है, एक चीज है जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। दोजुन के फादर हैरान होकर कहते हैं, क्या बनना चाहते हो तुम? दोजुन जवाब देता है, मैं एक ऐसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं जो दादाजी की कंपनी से भी बड़ी हो। फादर जोर से हंसने लगते हैं। दोजुन अपने मन में सोचता है, मैं समझ सकता हूं फादर इतना क्यों हंस रहे हैं। आखिर सूनियांग कॉरपोरेशन साउथ कोरिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, और अपने ही बेटे के मुंह से ये सुनना कि वो इससे भी बड़ी कंपनी का ऑनर बनना चाहता है, नेचुरल है उनके लिए ये प्रिपोस्टरस लगना। फादर कहते हैं, दोजुन, तुम्हारे सपने सच में बहुत बड़े हैं। दोजुन कहता है, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। फादर, मेरी मदद? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा। मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उतनी कैपेबिलिटीज। हाँ, मैंने यूनाइटेड किंगडम में बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी किया था, लेकिन ज़्यादा टाइम तो मूवीज़ और सिनेमाटोग्राफी में ही लगा दिया था। दोजुन मुस्कुराकर कहता है, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। आपने यूके में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है, मतलब आपके वहाँ के कुछ कोलीग्स तो होंगे जो अभी भी इस फील्ड में होंगे। सीन शिफ्ट होता है सूनयांग कॉरपोरेशन के ऑफिस में। दोजुन का अंकल गुस्से में कहता है, तो तुम कह रहे हो कि उस बच्चे के बैंक अकाउंट में अब $10 मिलियन पड़े हैं, और साथ में $7 मिलियन से ज़्यादा की जायदाद भी? दोजुन का कजन हैरानी से कहता है, वाह, मुझे तो बहुत जलन हो रही है दोजुन से। सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट से ही उसे हर महीने $7,36,000 मिलते हैं। इतने पैसों में तो गंगनम में हर महीने 20 लग्जरी फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। अंकल अपने बेटे पर गुस्से से चिल्लाता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तेरे दादाजी ने कभी किसी को बिना वजह एक पैसा भी दिया है क्या? एक छोटे से बच्चे को घोड़े के लिए रैंच देना अलग बात है, लेकिन उसके नाम पर सब कुछ खरीदना और उसकी सेल से मिलने वाला सारा प्रॉफिट उसे दे देना, ये बिल्कुल अलग बात है। बताना जरा, क्या ग्रैंडफादर ने तुझे कभी 1 इंच भी जमीन दी है, या एक पैसा? यही समझ ले कि ग्रैंडफादर तुझे अपनी नज़र में कितना वैल्यूएबल समझते हैं, और तू यहाँ बैठकर एक आलसी की तरह उस बच्चे की बैंक के इंटरेस्ट की रकम से जल रहा है। अंकल और गुस्से में, बेवकूफ़। दोजुन का अंकल अपने मन में सोचता है, अब मुझे युनगी की फैमिली पर नजर रखनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के घर। दोजुन के फादर, युनगी जिन। दोजुन, मेरे दोस्त को हेलो बोलो, मैं जिसके साथ यूनाइटेड किंगडम में पढ़ा था। दोजुन सोचता हुआ, उनका दोस्त? दोजुन, ओह हेलो, सेह्योन ओह, हे बडी, मैं हूं सेह्योन ओह, तुम्हारे डैड का दोस्त और पावर शेयर्स कोरिया का प्रेसिडेंट। दोजुन सोचता हुआ, सेह्योन ओह पावर शेयर्स कोरिया का प्रेसिडेंट, एक सुपर लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म जो 30 साल बाद $589 अरब एनुअली हैंडल करेगा। सेह्योन, यूनगी, क्या मैं तुम्हारे बेटे से प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? दोजुन सोचता हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि डैड इस बंदे के दोस्त हैं। यूनगी जिन, दोजुन के फादर। दोजुन, उससे बहुत सारे सवाल पूछना और ध्यान से सुनना। ओके। दोजुन, ओके फादर। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के रूम में। सेह्योनो, सो सुना है तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? दोजुन, हाँ। सेह्योनो, अपने ग्रैंडफादर की तरह।
दोजुन, ओह नहीं, मैं उनसे भी बेटर बनना चाहता हूँ। सह्योन, ओह, तुम साउथ कोरिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन से भी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो। ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है। दोजुन, या एक बड़े ख्वाब जैसा है। सह्योन, ओह, शायद तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से ख्वाहिश मिली है और अपने फादर से बड़े ख्वाब। दोजुन, आप भी किसी बड़ी कंपनी के ओनर हो क्या? सह्योन, ओह, एक तरह से हाँ, लेकिन मेरा काम तुम्हारे ग्रैंडफादर से अलग है। मेरा काम है अमीर लोगों को और अमीर बनाना। दोजुन, तो आप बहुत सारे अमीर लोगों से मिलते होंगे। सह्योन, ओह, बिल्कुल। दोजुन, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो और भी ज़्यादा पैसा बनाने में, राइट? सह्योन, क्या? हा 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 हा। मैं यहाँ तुम्हारे फादर के कहने पर आया हूँ तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम मेरे क्लाइंट नहीं बन सकते। दोजुन, क्यों नहीं? सह्योन, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स बहुत वेल्थी होते हैं। दोजुन, क्या डैड ने आपको नहीं बताया? मेरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी $14 मिलियन हैं और बाकी लैंड सेल करने के बाद 7 मिलियन या उससे ज़्यादा मिलेंगे। क्या अब ये काफ़ी है आपका क्लाइंट बनने के लिए? दोजुन, अपने मन में, मेरी पिछली ज़िंदगी में अंडर एज मिलियनेयर्स थे, इनहेरिटेंस की वजह से, लेकिन अभी के टाइम पे ये रेयर है और मेरे 14 मिलियन अभी के टाइम में 30 साल बाद के 73 मिलियन के बराबर हैं। 12 साल के बच्चे के पास इतना पैसा होना सच में अजीब है। सह्योन, शॉक में, च 14 मिलियन? दोजून, हाँ, और ईयर के एंड तक और 10 मिलियन हो जाएंगे। दोजून, एक बुक देते हुए, ये देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान। सह्योनो, क्या? ये तुमने लिखा है? सह्योनो, ध्यान से पेज बाय पेज प्लान देखते हैं। दोजुन, पिना कोलाडा पीते हुए सोचता है, देखते हैं पावर शेयर्स कोरिया का प्रेसिडेंट मेरा प्लान देखकर क्या रिएक्शन देता है। सह्योनो, हैरान, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता, वो भी इस उम्र में? दोजुन, सब लोग यही कहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा मैच्योर हूं अपनी एज के हिसाब से। सह्योनो, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि 12 साल का बच्चा ऐसा प्लान लिख सकता है। तुमने ये मेथड्स कहाँ से सीखे? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट फर्म बनाना और उसके थ्रू कोरियन कंपनियों में इन्वेस्ट करना। ये आइडियाज़ तो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी नहीं सोच पाते। दोजुन, क्योंकि वो न तो किसी बड़े कॉन्ग्लोमेरेट के ओनर के पोते होते हैं और न ही मेरे जैसा बड़ा ख्वाब देखते हैं। मैं 3 साल से हर वीक अपने ग्रैंडफादर से मिलता हूँ। वेकेशंस में अपना ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारता हूँ और उनकी बातें ध्यान से सुनता हूँ। सह्योनो, अपने मन में, मतलब ये सब प्लान्स सूनेयांग के सीईओ यांग चोल जिनने इसे सिखाए, इसका प्लान लार्जली उनसे इन्फ्लुएंस्ड है और ये उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है। सह्योनो, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये सब सिखाया? दोजुन, अपने मन में, बस यही तो मैं चाहता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अगर 12 साल का बच्चा खुद ये सब बनाए तो कोई यकीन नहीं करेगा। मेरा फ़ायदा इसी में है कि सारा क्रेडिट अपने ग्रैंडफादर को दे दूं। दोजुन, हाँ, मैं अभी भी उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूँ और वो मेरे सामने इंपॉर्टेंट लोगों से भी बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दोजुन के फादर और सह्योन ओहच के दरमियान गुफ्तगू शुरू होती है। दोजुन के फादर, थोड़ा हैरान होकर, क्या बात है, ये उदास चेहरा क्यों है? सह्योन, ओह, तुमने मुझे 14 मिलियन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? दोजुन के फादर, ओह, वो बात, मैं नहीं चाहता था कि तुम उससे मिलने से पहले किसी तरह की गलतफहमी पाल लो। सह्योन, ओह, जो भी हो, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता तो वैसे भी नहीं है। दोजुन के फादर, तो फिर मतलब क्या है तुम्हारा? सह्योनो, गंभीर लहजे में, तुम्हारा बेटा दोजुन कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक जीनियस है। दोजुन के फादर, ओह, सच में? मुझे पता है कि वो होशियार है, लेकिन सह्योन, ओह, बात काटते हुए, तुम समझ नहीं रहे। छोड़ो, मुझे इस बारे में गहराई से सोचना होगा। मैं बाद में मिलता हूँ। सह्योन, ओह, बिना कुछ कहे निकल जाता है। दोजुन के फादर, आवाज लगाते हुए, क्या? अरे, सह्योन, थोड़ा रुककर अपने आप से सोचते हैं। दोजुन जीनियस? लेकिन किस मायने में वो ये कह रहा था?